सेवियर एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 10th और 10th में बच्चों हम पढ़ रहे हैं साइंस। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1। ये बेटा पार्ट 2 है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास में अगर एक यूनिट की बात करें जो मैक्सिमम मार्क्स में आती है तो वो है बेटा आपकी क्लास 10th की साइंस की कार्बन और इसके यौगिक यूनिट। ये बेटा मैक्सिमम मार्क्स में आती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है। अगर कोई एक यूनिट आपको पढ़नी है तो इस यूनिट को पढ़ना चाहिए बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है बेटा, हम इस यूनिट में एनसीईआरटी के या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं को अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन था बेटा हमारा लास्ट वीडियो का कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो निम्न यौगिकों की बेटा संरचनाएं, पहला है इसमें एथेनोइक अम्ल। कौन सा है बेटा? एथेनोइक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसी को आप लोग बोलते थे एसिटिक अम्ल। क्या बोलते थे? एसिटिक अम्ल बोलते हैं बेटा इसे। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्लियर? और इसी का जो आईयूपीएसी नाम है वो है आपका एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? एथेनोइक अम्ल इसका नाम है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है बेटा बच्चों वो होता है C5H12। इसमें से एक हाइड्रोजन आपको रिलीज करना है और बनेगा C5H11 और क्या ऐड हो जाएगा? Br। तो बेटा जैसे कि इसमें मैंने स्टार लगाया हुआ है, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? तो ये Br बेटा आपके 3 स्ट्रक्चर पे पॉसिबल होगा अलग अलग, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। नेक्स्ट है बेटा ब्यूटेनॉन। आप देख रहे हैं जो ओन शब्द आ रहा है बेटा, ओन, ONE, ओन पढ़ते हैं बेटा इसे। तो इसका फॉर्मूला है CH3COCH2CH3। आईयूपीएसी नाम बेटा इसका ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, इसको 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे बेटा। अभी हेक्सेनल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2 का होल 4 और CN। ठीक है बेटा, चलिए इन्हें डिस्कस कर लेते हैं हम कि सॉरी बेटा अल है तो ये हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा? CHO। एल्डिहाइड के लिए आता है अल। तो 1 बाय 1 अब हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं बेटा चारों क्वेश्चन को। चलिए पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बेटा एथेन और ओइक अम्ल। क्या नाम है बेटा इसका? एथेन और ओइक अम्ल, मतलब एथेनोइक अम्ल है। और एथेनोइक अम्ल में जो हम करने वाले हैं, तो देखिए बेटा एथ का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एथ का मतलब होता है 1 2, 2 कार्बन बेटा। ओइक अम्ल जो आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे नाम अगर हम इंग्लिश में लिखें तो नाम आ जाता है बेटा एथेन, ETHAN, एथेन ओइक एसिड। क्या आ जाएगा? एथेनोइक एसिड। तो एथेन मीन्स कितना कार्बन हो गया बेटा? 2। ओइक एसिड कौन सा ग्रुप होता है? तो ओइक एसिड बेटा ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या इसी को आप शॉर्ट में बोलते हैं COOH। क्या बोलते हैं? COOH। क्लियर बेटा? तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई थी? 4। तो 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका H और H। तो ये हो जाएगा आपका CH3COOH। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपका एथेनोइक अम्ल। अगर इसी तरीके से यहाँ पर होता बेटा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या होता? प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। तो उसका फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं? प्रोपेन का मतलब कितना होता है? 1 2 3, 3 कार्बन होते हैं बेटा प्रोपेन का मतलब। और ओइक एसिड का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? COOH। कौन सा हो गया? COO। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4, 1 2 ये बन चुके हैं बेटा 3 और 1 4। एक H बेटा ऊपर आ जाएगा और एक H नीचे। ऐसे बेटा इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2 और COOH। क्या हो जाएगा? CH3CH2COOH। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे जो ओइक एसिड है
इसका ग्रुप कौन सा होता है बेटा? ओइक एसिड होता है COOH। ऑब्जेक्टिव में बेटा एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसका दूसरा नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो ऑप्शन है बेटा C डबल बॉन्ड O, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मान लीजिए ये A है आपका, ये B ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O और H, और ये तीसरा ऑप्शन है बेटा आपका C डबल बॉन्ड O और OH, और ये फोर्थ ऑप्शन है आपका D C डबल बॉन्ड O और NH2। तो बेटा आई होप कि आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं कि व्हाट इज द राइट आंसर। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? CO, CHO, COOH या CONH2? जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा हम लोगों को कि व्हाट इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी से कमेंट करें बेटा, कमेंट करके जल्दी बताएं सही आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा ब्रोमोपेंटेन। क्या है? ब्रोमोपेंटेन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार। तो बेटा एथेनोइक अम्ल जो था हमारा वो था CH3COOH। ठीक है बेटा, तो यहां से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए। एक तो COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कौन सा होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो ब्रोमोपेंटेन बेटा स्टार लगा था, मैंने कहा था इसकी जो भी संरचनाएं संभव हैं वो आपको बतानी है। तो पेंटेन बेटा 1, 2, 3, 4 और 5। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन होता है? 5। तो देखें Br 1 नंबर पे हो सकता है बेटा। ठीक है, दूसरे तरीका क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, ये दूसरे नंबर पे हो सकता है बेटा आपका। और 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपका तीसरे नंबर पे हो सकता है। ठीक है बेटा, पहले देखें पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5। ब्रोमो मतलब क्या जुड़ा हुआ है बेटा? ब्रोमीन। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। एक बार यहाँ पर नोट कर लीजिए बेटा, इन्हें हेलोजन बोलते हैं। F का मतलब होता है फ्लोरो। क्या मतलब होता है? फ्लोरो। ठीक है बेटा, Cl जो वर्ड है वो आता है क्लोरो के लिए। किसके लिए आता है? क्लोरो के लिए। Br जो वर्ड है बेटा वो आता है ब्रोमो के लिए। और जो I वर्ड है आपका वो आता है आइडो के लिए। किसके लिए आता है? आइडो के लिए। ठीक है, तो ये 4 वर्ड हैं बेटा, और इन सबको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं चारों को। ठीक है, और हेलो जो है आपका इसका एक कॉमन नेम हेलो भी हो सकता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो के लिए हम हेलो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर था बेटा ब्रोमो, और ब्रोमो का मतलब कितना होता है? ब्रोमो का मतलब होता है Br। लेकिन बेटा Br आपको ये नहीं पता कि पहले कार्बन पर है, दूसरे पर है या तीसरे पर है। तो इसकी अलग अलग से स्ट्रक्चर बन सकती है। पहले नंबर पे पॉसिबल है, दूसरे पर, तीसरे पर। ठीक है, तो जरा सेकंड वाले की वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा। 1, 2, 3, 4 H, H और H। सभी के बेटा 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए मैंने। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। 4 बॉन्ड बनाता है बेटा कार्बन। कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और ये चारों बॉन्ड आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है बेटा इसकी। ठीक है, और यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, तो एक H ये हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा बेटा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक H ऊपर, एक H नीचे, एक H। मैंने बताया था ना बेटा इसका हो जाएगा आपका C5H11Br। यहाँ आप देखेंगे तो बेटा ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको अलग से दिखा देता हूँ कार्बन की वैलेंसी पूरी करके। आप यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 Br बेटा। ठीक है ना, 4-4 बॉन्ड बनाता था, सभी पे हाइड्रोजन बेटा, H, H और H। समझ गए होंगे बेटा आप सभी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है बेटा। कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इन सभी के बेटा देखें इसका जो सूत्र है वो ऐसे हो सकता है CH3, CH2, CH और Br, CH2, CH3। इसका हो सकता है बेटा CH3,
CH2 CH2 CH Br और CH3, ठीक है। और इसका तो है ही बेटा आपका CH3 CH2 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 Br, ठीक है। तो ये 1 ब्रोमो पेंटेन है, ये 2 ब्रोमो पेंटेन है और ये 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम है बेटा 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या नाम है? 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका क्या नाम है बेटा? 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है बेटा। और ये है आपका 1 ब्रोमो पेंटेन। कौन सा है? 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है बेटा। इस तरीके से ब्रोमो पेंटेन की 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन और 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है बेटा। 4 नंबर कभी नहीं हो सकता, 1 2 3 4। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 4 हो जाएगा तो हम राइट हैंड साइड से काउंट कर लेंगे, वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा इसमें ब्यूटेन। तो जैसे कि आपको बताया था ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होता है? 4, 1 2 3 और 4। एक ग्रुप होता है ओन। कौन सा ग्रुप है बेटा? ओन। इस ग्रुप को बोलते हैं वैसे कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन समूह बोल देते हैं बेटा इसे। क्या बोल देते हैं? कीटोन समूह, ठीक है। तो कीटोन समूह कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O। कीटोन कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन ग्रुप होता है बेटा। तो वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और इसकी हो जाएगी बेटा 4। आप देखें इस कार्बन पे बेटा 1 2 और 2 बेटा, ये डबल बॉन्ड है एक, तो 4 हो गए टोटल। और आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? केवल और केवल 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CO CH3। आप इसे बेटा रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। कैसे? CH3 CO CH2 CH3। ये भी बेटा फॉर्मूला होता है ब्यूटेन 2 ऑन का। किसका होता है? ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। हेक्सेनल। तो यहाँ देखें बेटा HEXAN हेक्सेनल, अल बेटा। तो अल जो सफिक्स है, जो अल किसके नाम में आता है बेटा? ये ग्रुप होता है CHO। कौन सा ग्रुप होता है? CHO। इसका जनरल नेम है एल्डिहाइड। ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, इनके ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं। कौन सा है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो हेक्सेनल आपको बताना है। तो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6। एल्डिहाइड होता है आपका CHO। कौन सा ग्रुप होता है? CHO। तो ये हो गया आपका CHO। तो ये हो गया आपका H, ये भी हो गया आपका H, ठीक है बेटा। वैलेंसी एक ऊपर एक नीचे, 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। आपको बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, एक H और ये H, ठीक है। ये देखें, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3, ये हो जाएगा बेटा CH2 CH2, इसी प्रकार से CH2, इसी प्रकार से CH2 और बाद में क्या आ जाएगा? CHO, ठीक है। देखें CH2 4 बार लिखे हुए हैं, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल 4 और CH, ठीक है। तो जल्दी से बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और अगर आपको समझ में आ रहा तो बेटा कमेंट करके जल्दी बताइएगा। चलिए बेटा मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर। पहला बेटा, एक एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, कौन सा बेटा? क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह बताना है आपको क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 हो गया आपका, फर्स्ट में पूछ चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये हो गया आपका कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके, क्या होता है? CO होता है या CONH2 होता है, ठीक है,
या COCl होता है, या CO होता है, या CHO होता है। कोई भी बेटा जो भी आपको लगता है जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्लाइड पर है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड्स को बेटा शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। बात है बेटा एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल होता है बेटा आपका CH3CH2OH। क्या होता है? CH3CH2OH। ठीक है। अगर आप इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करें बेटा, नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये जो आप H2O देख पा रहे हैं, ये H2O निकल जाएगा। क्या बनेगा वो समझें। ये बनेगा CH3CH और ये O, तो ये बन जाएगा CH3CH। ठीक है। और इसी CHO का अगर आप ऑक्सीकरण कर दें दोबारा से तो ये बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का नाम है बेटा आपका एथेनॉल, और ये है आपका एसिटिक एसिड, या जो नाम आपको ऊपर बताया गया बेटा वो है एथेनोइक अम्ल। कौन सा है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है बेटा। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कि एथिल अल्कोहल से या एथेनॉल से जो आप एसिटिक एसिड बनाते हैं बेटा, तो उस एसिटिक एसिड को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आप एथिल अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया अगर आपको चाहिए तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बेटा। ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड से और सॉरी बेटा एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। आंसर है बेटा, चूंकि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये नाम ध्यान रखेंगे बेटा। जो मैंने रिएक्शन कराई थी वो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की थी। ठीक है। तो देखें जरा, आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C2H5OH, C2H5OH, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप इसे बेटा बना सकते हैं। केवल आपको एरो के ऊपर या तो KMnO4 लिखना होता है या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 लिखना होता है बेटा, और वापस से बन जाता है आपका एसिटिक एसिड। क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है बच्चों आपकी? ठीक है। एथिल अल्कोहल से अगर आप एसिटिक एसिड बनाते हैं तो इनमें से या तो KMnO4 की ज़रूरत होती है, ये ऑक्सीकारक होता है, या K2Cr2O7 की ज़रूरत होती है, ये ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तब आपको नवजात ऑक्सीजन मिलता है बेटा, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे इसको कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय कौन सा अम्ल लेते हैं जनरली? H2SO4। तो दो चीजें हैं बेटा, या तो KMnO4 1% क्षारीय विलयन लेते हैं KMnO4, या K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है। इन दोनों की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? एथेनोइक अम्ल में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार।
वीडियो पसंद आ रहा तो बिल्कुल बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑक्सीजन और एथाइन दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो सबसे पहले बेटा जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बेटा आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास एक वर्ड होता है गैस वेल्डिंग, सुना है बेटा? गैस वेल्डिंग देखा होगा आप सभी ने। तो गैस वेल्डिंग में जो गैस काम आती है वो होती है एथाइन। कौन सी गैस होती है? एथाइन। ठीक है, एथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 2। कितने कार्बन होते हैं? 2। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो वैलेंसी 4 होती है तो मैंने बना दिया बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या C2H2 भी बोलते हैं बेटा इस गैस को। क्या बोलते हैं? C2H2। इसका नाम है एसिटिलीन। दूसरा जो नाम है इसका वो नाम है इसका एसिटिलीन गैस। ठीक है, एक और बात बता दूं बेटा, ये जो एसिटिलीन गैस है यही गैस फलों को पकाने के लिए काम आती है। अगर आपसे कोई पूछे जाए फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है तो आप बता सकते हैं फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एसिटिलीन गैस यूज की जाती है या एथाइन गैस यूज की जाती है। ठीक है, चलिए ये तो बेटा इंफॉर्मेशन थी कुछ। अब अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा है बेटा कि एथाइन और वायु का मिश्रण उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्यों? तो आप जानते हैं कि एथाइन और जब आप वायु की क्रिया करेंगे तो बेटा वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। कैसी होती है? 21% ऑक्सीजन होती है। वायु में लगभग 21% क्या होती है आपकी? ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कैसी होती है? कम होती है। कम होती है तो बेटा एथाइन जो है वो कम जल पाएगी। कैसी जल पाएगी? कम जल पाएगी। ठीक है, या उसका जो दहन होगा वो कैसा होगा? अपूर्ण दहन होगा। कैसा होगा? अपूर्ण दहन। मतलब एक तरीके से ब्लैक या कम नीली लो के साथ जो है वो जलेगी। अपूर्ण दहन होगा, मतलब पूर्ण रूप से इसका दहन नहीं होगा। और जब हम एथाइन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, प्रचुर मात्रा हो जाएगी, तो इसका पूर्ण दहन होगा। क्या होगा? पूर्ण दहन होगा। मतलब पूरी तरीके से एथाइन गैस जलने लगेगी। और जब ज़्यादा जलेगी तो ऊष्मा भी कैसी निकलेगी बेटा? अधिक निकलेगी। और ऊष्मा अधिक निकलेगी तो वेल्डिंग कैसा होगा? अच्छा होगा बेटा। ठीक है ना, मेटल को मेल्ट करने में आसानी होगी। तो आप मेरी बात समझ गए कि एथाइन जो है बेटा वो वायु के साथ क्यों नहीं जलाते? क्योंकि वायु में जो ऑक्सीजन है वो केवल 21% होती है, 21% होती है। और जिससे एथाइन का कैसा होता है बेटा? अपूर्ण दहन होता है। कैसा होता है? अपूर्ण दहन। तो वो कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। और जब ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट करते हैं तो पूर्ण दहन होता है और ऊष्मा कैसी होती है? ज़्यादा मात्रा निकलती है। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन का आंसर बेटा आपके सामने है। हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% है, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का कैसा होता है? अपूर्ण दहन होता है बेटा, जिसके कारण कजली ज्वाला यानी कि कम जलती है बेटा निकलेगी और कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। जबकि ऑक्सीजन मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला तथा अधिक ऊष्मा निकलेगी, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करती है। मतलब समझ गए बेटा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है बेटा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें बेटा, अब ये क्वेश्चन है आपका, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में अंतर कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं बेटा दोनों में अंतर कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए बेटा। अगर आप लैब में गए हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की लैब में एक टेस्ट ट्यूब होती है बेटा इस तरह की। कैसी होती है बेटा? टेस्ट ट्यूब होती है। मान लीजिए आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं और एक में आपका एथिल अल्कोहल है बेटा और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है आपका वो एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कोई भी अम्ल हो सकता है बेटा। ठीक है, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। ठीक है, सबसे पहले बेटा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में आप या तो सोडियम कार्बोनेट बेटा या सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालने से अगर बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकलती है, क्या निकलती है बेटा?
बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकलती है, बबल आते हैं, गैस निकलती है। गैस कौन सी निकलती है बेटा? वैसे CO2 गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? CO2। ठीक है। अगर बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकलती है तो ये क्या होगा बेटा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। मतलब समझ गए बेटा? अगर किसी टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालते हैं और डालने से बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है कोई गर्म करने पर, तो वो क्या होगा बेटा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। और नहीं निकलती है तो क्या होगा? अल्कोहल हो सकता है। चलिए, अब दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, आप उसमें KMnO4 का विलयन डालें बेटा। कैसा? KMnO4 का। और मैं आपको बता दूं बेटा, KMnO4 जो होता है ये बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? बैंगनी रंग का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में किसी में KMnO4 विलयन डालेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब का रंग कैसा हो जाएगा बेटा? जिसमें भी आप डाल रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। ठीक है। और बैंगनी रंग के बाद अगर आप इसे फिर गर्म करें बर्नर की सहायता से, बर्नर देखा हो तो बेटा कुछ ऐसा होता है। बर्नर की सहायता से अगर आप इसे गर्म करें तो गर्म करने से जो इसका बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अगर बैंगनी रंग गायब हो जाएगा, रंग लुप्त हो जाएगा, तो आपका क्या होगा बेटा? अल्कोहल होगा। क्या होगा? अल्कोहल। ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मैंने कहा अगर सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालने से, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालने से कोई गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, तो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। अगर KMnO4 का विलयन डालने पर और फिर उसे गर्म करें तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है बेटा? विलयन का जो बैंगनी रंग है वो रंग कैसा हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो क्या होगा? अल्कोहल होगा। क्या होगा बेटा? अल्कोहल होगा। ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए इसे समझ लेते हैं बेटा, थोड़ा सा नोट करने की कोशिश ना करें। आंसर बेटा आपके सामने है। अम्ल का परीक्षण जब आप करते हैं तो दो प्रणालियां A तथा B लीजिए, एक में अल्कोहल दूसरे में कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए। दोनों में या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा और सोडियम कार्बोनेट डालिए। जिस प्रणाली में बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है वो उसमें क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है। और अगर प्रणाली में बेटा क्या ले रहे हैं? 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट बेटा, KMnO4 सूत्र होता है, आप नोट कर सकते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट एक एक बूंद करके डालते हैं और फिर उसके बाद उसे जल उष्मक पर गर्म करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो गायब हो जाता है। ठीक है। अगर यही क्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ करते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, इसे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, तैयार करें। एग्जाम के हिसाब से बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? तो बेटा ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। या तो ऑक्सीजन प्रदान करें तो वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, या हाइड्रोजन का त्याग कर सकें। ठीक है। ऑक्सीजन प्रदान करेंगे तो भी ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का त्याग करा सकें वो भी क्या होते हैं? आपके ऑक्सीकारक होते हैं। क्लियर? जैसे ऑक्सीकारक कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह काम कर सकता है। HNO3 आपने नाम सुना होगा, नाइट्रिक अम्ल, केवल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। आप बात करें H2SO4 की, ये भी ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा केवल। और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका जो एसिडिक विलयन है, या केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अगर हम बात करें तो कैसा होगा? ऑक्सीकारक होगा। कैसा होगा? ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये क्या प्रदान कराते हैं? ऑक्सीजन प्रदान कराते हैं। ठीक है। देख लेते हैं बेटा, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन हटाकर उसे उपचयित कर देते हैं। जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, और आपका क्या हो गया बेटा? क्षारीय, या तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट
या क्या हो गया बेटा आपका, मैंने बताया ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो या तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन हटाकर उसे क्या कर देते हैं, उपचयित कर देते हैं, मतलब ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्षारीय KMnO4, ये क्या है, ऑक्सीकारक हैं, जो एथेनॉल को किस में बदल देते हैं, एथेनोइक अम्ल में। मैंने वही वर्ड लिए हैं बेटा जो आपको लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका, और अच्छे से कॉपी करें बेटा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। चलें बेटा, आपके जो वर्कशीट है 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दिए गए हैं, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन क्वेश्चन पे आप विचार कर सकते हैं, साइंस से संबंधित ही क्वेश्चन है। पहला बेटा, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट जो आप जानते हैं वॉशिंग के लिए यूज होता है, कपड़े धोने के लिए जो पाउडर यूज होता है, डिटर्जेंट जो होता है, क्या आप उसकी सहायता से बता सकते हैं कि जल कठोर है या नहीं है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं, सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, या तो कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, या डंडे से पीटते हैं, या ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। तो कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोनों क्वेश्चन है बेटा आपके जरूरत के क्वेश्चन है, आप लोगों ने दोनों देखे हैं, डिटर्जेंट भी आपने देखा, उससे यूज करके आप कैसे बता सकते हैं, या उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, मैं 1 बाय 1 आपसे पूछता हूं और आपको बताना है। पहला बेटा इसमें क्वेश्चन एथेन, तो एथेन का जो आणविक सूत्र है वो होता है C2H6, क्या होता है, C2H6। तो आपको इसमें बताना कितने सहसंयोजक बंध है, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, या 9 होते हैं? क्लियर, तो देख लेते हैं बेटा। C2H6 क्वेश्चन होता है बेटा C2, H कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, H H और H। ठीक है बेटा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है आप गौर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो राइट आंसर कौन सा है बेटा आपका, 7। कौन सा है, 7। ठीक है, तो मैंने इसका जो राइट आंसर है आपको समझ में आ गया होगा। एक 4th क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, प्रोपेन बेटा, प्रोपेन का जो सूत्र है वो होता है C3H8, क्या होता है, C3H8। आपको इसमें बताने कितने सहसंयोजक बंध हैं। क्लियर, ये 4th क्वेश्चन है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला बताया था CH3 CH2 CO CH3। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है बेटा, फर्स्ट या सेकंड दोनों वीडियो देखी है, तो एसीटोन का या सॉरी बेटा ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH2 CO CH3। चतुर कार्बन यौगिक है, चतुर कार्बन यौगिक का मतलब है कि इसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। तो इसका क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया था बेटा COOH। एल्डिहाइड क्या बताया था, CHO, और ये होता है कीटोन CO, और अल्कोहल होता है आपका OH। तो कौन सा ग्रुप होता है कीटोन में, CO। कौन सा होता है, CO। तो राइट आंसर क्या है आपका, कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। खाना बनाते समय यदि बर्तन तली से बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बेटा जो भी आपका बर्तन है अगर वो नीचे से काला पड़ रहा है खाना बनाते टाइम, तो इसका मतलब क्या है, भोजन पूरी तरह पका नहीं है, गलत। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये सही आंसर है। क्योंकि जब ईंधन आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब ईंधन का क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। कैसा होता है, अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, तो वो धुएं के साथ बेटा कार्बन देने का प्रयोग करता है, धुआं ज़्यादा देता है तो बर्तन क्या हो जाते हैं आपके, काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बेटा आपका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो अगर बेटा आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर करें। तो अगर आपने वीडियो देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो हैं ही बेटा आप लोग। तो वीडियो को एक बार फिर बेटा आप सभी का धन्यवाद कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।